हेलो गाइस, देखिए आज हम आपको बताएंगे मैथ की बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत होगी। आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम से। ये हमारा नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। देखिए हम किसी भी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, अंक से शुरुआत हो रही है हमारी से ना, तो सबसे पहले हमारी नंबर से शुरुआत होगी। जो हमारे नंबर होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, सही ना। कितने होते हैं? टोटल 10, जिसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हम इन्हीं 10 नंबरों से सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, इन्हीं 10 नंबरों से। क्योंकि हमें जो भी अंक बनाना होता है इन्हीं से मिलकर हमारा बनता है। जैसे हमें 10 बनाना है तो एक और 0 ले लिया, हमको 45 बनाना है तो 5 4 इन दोनों अंकों का हम इस्तेमाल करेंगे, सही ना। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा बनता है नंबर सिस्टम। अब मेन चीज़ ये है कि अब इसमें इसके हमारे प्रकार कैसे कैसे होते हैं, सही ना। प्रकार के लिए देखिए सबसे पहले हमारे जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं में है सबसे पहले हमारी है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या हमारी वो संख्याएं हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारे अनंत तक जाती हैं। इसी तरीके से हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्या हमारे क्या है? पूर्ण संख्याएं में हमारे क्या होता है? 0 और ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये भी हमारी कहाँ है? अनंत तक जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अब हमारे आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक, देखिए पूर्णांक हमारे होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऋण पूर्णांक, एक होते हैं हमारे धन पूर्णांक। लेकिन हम उनको एक ही लिखते हैं। जैसे हमारा ये 0 है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये हमारा अनंत तक जाता है। और ये -1 -2 -3, इस तरीके से ये हमारा। पूर्णांक में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपना जो हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट से हम राइट की ओर जा रहे हैं तो हमारी संख्या क्या करती है? बढ़ती है, सही ना। ये हमारी संख्या क्या है? इस तरीके से बढ़ रही है, ऊपर जा रही है संख्या। और यदि हम राइट से ऐसे लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है? घटती है। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि जो प्लस वाली संख्या है हमारी जितनी बड़ी है वो तो बड़ी है भाई, जो बढ़ रही है वो तो बड़ी संख्या है। लेकिन हम जब दूसरी तरफ चलते हैं माइनस में संख्या, तो जितनी जो माइनस में ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी संख्या होती है। किस लिए? क्योंकि भाई देखो
ये हमारा है एरो है, हमारा क्या है, घटते क्रम को बता रहा है। जब घटते क्रम को बता रहा है इसका मतलब जितनी भी बड़ी संख्या होंगी जो ऋणात्मक होंगी वो सारी क्या हैं, छोटी होती चली जाएंगी, और इधर हम बढ़ेंगे तो वो हमारी बड़ी होती चली जाएंगी। तो ये तो हमारा हो गया पूर्णांक, सही है ना। इसमें हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारे धन पूर्णांक हैं और ये हमारा ऋण पूर्णांक है। जो हमारा शून्य होता है 0, ना तो ये धन में गिना जाता है ना ही ऋण में गिना जाता है। ये पूर्णांक है लेकिन ना ही ये धन में है ना ही किस में है, ये ऋण में है। चलिए अब देख लीजिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की संख्या हम बताते हैं इसमें। अब जैसे हमारी संख्या है, संख्या में भी अलग अलग प्रकार हैं हमारे, जैसे सम है, विषम है। तो सम संख्या होती क्या है, हम लिख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, देखिए सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे 2 के पहाड़े से पूरे कट जाएं, मतलब जो उसमें 2 से भाग चला जाए वो हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये हमारे क्या हैं, अनंत तक जा रहे हैं। ये हमारी क्या है, सारी सम संख्या हैं। इसी तरीके से हमारी होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्याओं में क्या है, जो हमारे 2 के पहाड़े से ना कटें वो हमारी कैसी होती हैं, विषम संख्याएं। जैसे हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये हमारे जा रहे हैं अनंत तक। ये हैं हमारी विषम संख्याएं। भाई सम संख्या कौन सी है, जो 2 के पहाड़े से पूरी कट रही है। विषम संख्या कौन सी है, जो 2 के पहाड़े से नहीं कट रही है, वो हमारी कौन सी होती है, विषम संख्या। अब हम आ जाते हैं क्रमागत संख्याओं पर। क्रमागत संख्याएं, देखिए क्रमागत संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को मानने के लिए, भाई किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या हम मानते हैं। जैसे x है, x + 1 है, x + 2 है, इस तरीके से हमारी चलती चली जाती हैं, सही ना। तो ये हमारी क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याओं में भी क्या होता है हमारा, उसमें भी सम क्रमागत होती हैं, विषम क्रमागत होती हैं, सही ना। उसमें भी क्या है हमारा, सम क्रमागत और विषम क्रमागत संख्याएं। तो सम क्रमागत और विषम क्रमागत के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे। देख लीजिए, सम क्रमागत और विषम क्रमागत के लिए सबसे पहले लेते हैं हम सम क्रमागत। सम क्रमागत संख्याएं, देखिए सम क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। जैसे x है, x + 2 है, x + 4 है, इस तरीके से ये हमारी संख्याएं जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यदि x = 2 है, सही ना, ये x = 2 है तो ये हमारी सम क्रमागत है। किस लिए, क्योंकि यदि हम इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए x में वैल्यू रखा तो ये 2 हो गया, यहाँ पर हमने रखा तो 2 + 2, यहाँ पर रखा तो 2 + 4, इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है,
सम संख्या ही तो है, तो इसलिए ये हमारी हो गई सम क्रमागत संख्याएं। अब आ जाए हम किस पर, विषम क्रमागत संख्याओं पर। सही है ना, किस पर, विषम क्रमागत संख्याएं। तो देख लीजिए विषम क्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं। देखिए विषम क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे x है, x+2 है, x+4 है, इस तरीके से ये हमारी अनंत तक जा रही हैं, हमारी विषम क्रमागत संख्या है। लेकिन आप कहेंगे यही बिल्कुल सेम सम क्रमागत संख्याओं में था, यही विषम में क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो x बराबर 1 की कंडीशन है, समझे? क्योंकि देखिए हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1+2 हो जाएगा, यहाँ 1+4 हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये देखिए 1, ये 3 और ये 5, तो ये हमारी क्या हो गई, विषम क्रमागत संख्याएं हो गई। मतलब यहाँ तो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसे सम में था, लेकिन यहाँ पर आके हमारा क्या बन रहा है, कंडीशन ये है हमारी x बराबर 1 है, जिससे क्या है हमारा, जब हम x में वैल्यू रखेंगे 1 को तो हमारी ये हमारी कैसी बनेंगी, विषम संख्याएं बनेंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं विषम क्रमागत संख्याएं। चलिए आगे चलते हैं। ये बेसिक चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आगे हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, सही ना। जैसे हम आगे चल के वर्गमूल है, घनमूल है, ऐसी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो उसमें चलिए अब हम आते हैं अभाज्य संख्याओं पे, सही ना। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या है, केवल अपने ही पहाड़े से कटती हैं, ये किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कट सकती हैं। जैसे क्या होता है, जैसे 1 है, 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं गिनते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो कि हर एक पहाड़े को काट सकती है, तो 1 हमारी अभाज्य संख्या में नहीं आती है। तो हमारी अभाज्य संख्या में क्या आता है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद हमारा 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, ठीक है ना। 23 के बाद हमारा 29 है, 29 के बाद हमारा 31 है, ठीक ना। 31 के बाद हमारा क्या होगा, 37 है, 37 के बाद हमारा 41 है, 41 के बाद हमारा 43 है, और 43 के बाद हमारा 47 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारी जो गिनती है 1 से लेके 50 तक की गिनती में हमारे पास कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं केवल हमारे पास टोटल कितनी हैं, अभाज्य संख्या हैं 15, लेकिन ध्यान रहे 1 से लेके 50 तक की गिनती में। देखिए इन अभाज्य संख्याओं का हमें यूज कहाँ होता है, हम कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम कोई वर्गमूल कर रहे हैं या हम कोई घनमूल कर रहे हैं, ठीक ना, तो हमें वहाँ पर भाग देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने 2 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया, 3 से नहीं जाता है तो बहुत से लोग 4 से देते हैं, फिर 5 से देंगे, 5 से नहीं जाएगा तो 6 से देंगे, 6 से नहीं जाएगा तो 7 से देंगे, 7 से भी नहीं जाएगा तो 8 से, 8 से नहीं जाएगा तो 9 से, 9 से नहीं जाएगा तो 10 से। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे 2 से नहीं गया है तो हमें केवल 3 से देना है, 3 से नहीं गया है तो 5 से देना है, क्योंकि भाई यदि 4 से जा रहा है तो इसका मतलब तो 2 से चला जाना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, हम 5 से देंगे। तो
तो हम जब आगे बढ़ेंगे क्रम में तो हमें मालूम है जब हमारा 5 से भाग नहीं जा रहा है तो हम डायरेक्ट 7 से देंगे, 7 से नहीं जाता है तो हम डायरेक्ट 11 से देंगे। इस तरीके से हम इसको क्रम से बढ़ते हैं। अभी बहुत से लोग क्या है 31 पर पहुंच गए, 31 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा, फिर वो 32 से भी देते हैं, फिर 33 से भी देते हैं, फिर 34 से भी देते हैं, फिर 35 से भी देते हैं, फिर 36 से भी देते हैं, तब जाके 37 पे पहुंचते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, यदि हमारा 31 से भाग नहीं जा सकता है, यदि हमारा 31 से भाग नहीं जाएगा तो क्या है हमारा 37 तक हमें किसी से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट हम किससे देंगे 37 से, क्योंकि ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। और उसके बाद में जो बीच में संख्या है उनसे चला जाएगा तो इसका मतलब पहले भी वो जाना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अभाज्य के बाद आती है हमारे पास भाज्य संख्याएं। क्या आएंगी भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो अपने पहाड़े से तो कटेंगे ही कटेंगे और कम से कम एक बार किसी दूसरे पहाड़े से भी कटनी चाहिए। वो जब तक वो दूसरे पहाड़े से नहीं कटेंगे तब तक वो भाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जैसे हमारा 4 है, 4 खुद से भी कट जाएगा और 4 हमारा क्या है 2 से भी कट जाएगा। इसी तरीके से हमारा 6 है, देखिए 6 खुद से कट रहा है, 6 हमारा 2 से भी कट रहा है, 6 हमारा 3 से भी कट रहा है, सही है ना। इसी तरीके से हमारा 8 है। अब देखिए 8 है, 8 में क्या है 8 खुद से कटेगा, 8 4 से भी कटेगा क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 8 है वो 2 से भी कटेगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। तो इस तरीके से क्या है ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। हमें बस ये ध्यान देना है भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो अपने पहाड़े से स्वयं कटें ही कटें, लेकिन उससे आगे कम से कम एक बार किसी दूसरी संख्या से भी कटनी चाहिए। चलिए ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक तरीके से जैसे भिन्न समझ लीजिए इनको, जो हमारे P/Q के रूप में हों। कैसे हों? P/Q के रूप में हों, वो हमारी क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर Q हमारा 0 के बराबर, ठीक है ना, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारा ये 0 हो गया तो हमारी वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, जैसे 1/2 है, सही ना, 3/5 है, सही ना, 7/9 है। इस तरीके की ये सारी हमारी क्या है परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम इन्हें क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ हम P/Q के रूप में लिख देंगे वो हमारी क्या है, वो हमारी परिमेय संख्या है, सही है। चलिए अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, सही ना। अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो हमारी P/Q के रूप में नहीं होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे क्या है, कोई संख्या है जैसे हमारी √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, ये सभी क्या हैं हमारी क्या हैं अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक आपने सुना होगा पाई, सही ना। जो पाई होती है हम इसको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई क्या है हमारी, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए नंबर सिस्टम का हमारा जो पार्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है यहाँ पर,
सही ना। केवल किसमें, केवल नंबर सिस्टम में। अभी खाली हम उसकी जानकारी दे चुके हैं आपको कि हमारे नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सही ना। अब इसके आगे जो हम टॉपिक लेंगे, जो डिविजिबिलिटी वाला लेंगे, विभाज्यता वाला लेंगे, वो हम अगले टॉपिक में लेंगे। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इससे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।